चलो भाई, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है भाई अफान, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उनको हेल्दी कैसे रखा जाए, हार्मोन को हेल्दी कैसे रखा जाए, तो वो चीज़ हमने पढ़ी। मतलब रिप्रोडक्टिवली हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू हेल्दी, मैं वो एक बार वो ले लूँ उसका पेन। चलो, रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। तो ये बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको बोला गया है, किसको रेफर किया गया है, एक सेकंड, चलो कहाँ भाग गया। चलो, रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल होना चाहिए और उनका जो फंक्शन है, ठीक है, उनका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो हमको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं। इंक्लूड्स द इमोशनल सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। तो ये बोल रहा है कि उसमें इमोशनल सोशल जितनी भी चीजें आ सकती है ना, बिहेवियरल, ठीक है, मेंटल, सारी चीजें लिख लेना, सबकी सब आती है। ठीक है, जो इन सब में हेल्दी होगा उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे। जितनी भी चीजें तुम्हारे मन में आती है, सोशली, फिजिकली, ठीक है, मेंटली, ठीक है, और इसका इमोशनली, तो जब उनसे वो सही होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। जब उन सब चीजों में सही होगा तो हम बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी है। उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग इसकी क्या डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी की, ठीक है, हेल्दी रिप्रोडक्शन की WHO के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है वो देखनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस, क्या मतलब है इसका, टोटल वेलबीइंग। यही बताया ना मैंने, मतलब टोटल वेलबीइंग का मतलब सभी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, वो सभी तरीके से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट, किसमें, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, जितनी भी चीजें लिख सकते हो तुम लिख सकते हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, बिहेवियरली, सोशली। ठीक है भाई, फिजिकल अगर वो सही होगा तो वो रिप्रोडक्टिवली अच्छा होगा। इमोशन, मान लो कोई इमोशनल है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा इमोशन में। ठीक है, बिहेवियरल, उसका बिहेवियर अगर बेकार है तो वो उसमें क्या करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। सोशली, समाज में बेकार है तो हम ये बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। तो सभी एस्पेक्ट में जब वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल से जो सब चीजों में हेल्दी, सिंपल सी लाइन, वही रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। देयरफॉर सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल, ठीक है भाई, फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शन अमोंग देम ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो वही चीज बताया गया, जो इन सब चीजों में हेल्दी होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली कैसा है, हेल्दी है। बताओ, इतनी सी बात समझ में आएगी तुम्हारे। सो सभी चीजों में अच्छा, वो रिप्रोडक्टिवली अच्छा होगा, हेल्दी होगा। ठीक है भाई, इतनी सी बात थी बस इसमें। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है, किसकी भाई, रिप्रोडक्टिव की? अरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता, कोरोना में WHO की तो वो चल रही थी। ठीक है, गाइडलाइन, WHO की तो गाइडलाइन चलती है सब जगह। इंडिया was amongst the first country in the world to initiate action plan and program at the national level। तो क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि इंडिया एक पहला ऐसी कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मुद्दा उठाया था नेशनल लेवल पर। पहली कंट्री थी इंडिया जिसने ये बताया था कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थ को अब हमें सोचना चाहिए। ठीक है, देश कब आजाद हुआ था इंडिया कब आजाद हुआ था, 1947 में। उसके 4 साल बाद ही हमने क्या सोचना शुरू कर दिया कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसा रहा जाए। 4 साल बाद यानी 1951 में। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब हमने अपनाया, 1951 में। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इंडिया वाज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट ए नेशनल लेवल
तो उसने बताया कि नेशनल लेवल पर मुद्दा उठाया इसका, टू अटेन ए टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल, कि ये सामाजिक गोल होना चाहिए सबको कि रिप्रोडक्टिवली सब कैसे रह सकें, हेल्दी रह सकें। तो उसी के लिए हमने क्या बनाया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो 1951 में एक क्वेश्चन हो सकता है कि कब अपनाया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया था ना फर्स्ट कंट्री 1951 में, बस देश आजाद हुआ तो उसके बाद से याद रख लेना, खत्म। उसके बाद देखो ये हमने कुछ वो थे पोस्टर वगैरह लगाते थे हम, ठीक है, कि पौधे मजबूत क्यों, दूरी अधिक, तो इसलिए मतलब बच्चों के बीच में भी क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जैसे एक बच्चा है फिर एक छोटे बड़े हैं, मतलब 4-5 बच्चे हैं और एक साल का अंतर है सारों में, ठीक है, तो वो गैप थोड़ा ही हो गया। मान लो किसी का एक बच्चा है और 1 साल बाद फिर दूसरा बच्चा हो गया, तो फिर उसकी केयर जो फर्स्ट वाले की वो कम हो जाएगी, समझ रहे ना, वो क्या हो जाएगी, उसकी कम होगी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं होगा, वो सही तरह फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने ये नारा अपनाया था कि पौधे मजबूत क्यों, क्योंकि दूरी अधिक है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि इससे सीखो पौधों से कि बच्चों में भी क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, कम से कम 3 साल का तो गैप हो, ठीक है। तो बच्चे स्वस्थ क्यों, अंतर अधिक, अगर अंतर अधिक होगा एक पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और वो अच्छी तरह स्वस्थ होगा, ठीक है। शारीरिक संबंध और गर्भधारण महिला और पुरुष दोनों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, केवल पुरुष की नहीं। तो ये बोल रहा है कि जो मतलब शारीरिक संबंध हो वो मेल और फीमेल दोनों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि भाई मेल की इच्छा के अनुसार हो या खाली फीमेल की इच्छा के अनुसार हो, ठीक है। गर्भ निरोध पुरुष और महिला दोनों की जिम्मेदारी है, केवल महिला की नहीं, ठीक है। गर्भ निरोधक लेने की दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जन्म में अंतर के 3 उपाय चुने वो जो आपके मन को भाए, तो ये सारे के सारे तरीके अपनाए, खुशी का मंत्र रखना है, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, ठीक है। तो सारे कुछ इस तरह के पोस्टर अपनाए जाते थे पहले, ठीक है। उसके बाद RCH की फुल फॉर्म आ सकती है। RCH क्या बताया गया है आपको, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसी को हम क्या बोलते हैं, RCH, ठीक है। इम्प्रूव्ड FPP, सेकेंड, बस ये याद रखना, तुम RCH की फॉर्म, ये FPP वगैरह पे मत जाना, ठीक है। ये कुछ नारे थे, ये PDF में देख लेना आप। छोटा परिवार सुखी परिवार, सबने देखा होगा ये वाला, बसों पे भी लगे रहते थे, ठीक है। जहाँ पानी पी रहे हो नलके के वहां चिपका दिया, ठीक है। अब परिवार नियोजन के साधन आपके घर पर, इसी टाइम में गया आलू प्याज वाले, जब भी मैं क्लास रिकॉर्ड करूँ जब भी आ जाए। अवेयरनेस फॉर दीज प्रोग्राम्स, तो ये बोला कि ये जो अवेयरनेस थी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसा रहा जाए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसा रहा जाए, तो कैसे पहुंचाई लोगों तक, ठीक है। तो ऑडियो, पहले क्या ऑडियो रेडियो सुनते थे लोग, तो ऑडियो के माध्यम से दे दो। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, टीवी पे ऐड आते थे बीच बीच में, आते नहीं थे बताओ बीच बीच में, तो ऑडियो, विजुअल, प्रिंट मीडिया, प्रिंट लगा दिया हमने कहीं कहीं, फोटो चिपका दिए, या पेरेंट्स बताएं उनको, बच्चों को। अब तो बता भी देते हैं पेरेंट्स, पहले तो बताते भी नहीं थे इतने पेरेंट्स। टीचर्स को बताना चाहिए, ये नहीं कि चैप्टर चल रहा और बच्चे हंसेंगे सामने बैठे हुए, तो इस वजह से हम बता नहीं रहे कुछ, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीट चीजें बतानी चाहिए बच्चों को, और बच्चों का भी ध्यान होना चाहिए क्लास में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, तो ये बोल रहा है कि सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए या उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए सही तरह। प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए, और किस किस चीजों से खतरा है वो भी बताना चाहिए। रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें से लॉस हो सकता, मतलब लॉस बोल रहा हूँ, क्या क्या चीजें नुकसान दे सकती हैं, वो चीजें बतानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं था अब तक, नॉर्मल तो चल रहा है अभी तो चैप्टर। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो बर्थ मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या में क्या करनी है, कंट्रोल करनी है। तो देखो पहले ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, बेटर लिविंग कंडीशन लीड्स टू एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन। तो ये बोल रहा है कि हेल्थ फैसिलिटी, पहले इतनी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, समझ रहे, तो डेथ ज्यादा होती थी, समझ रहे ना। पहले तो डिलीवरी भी नॉर्मल होती थी, पहले घरों में डिलीवरी होती थी, ठीक है। फिर कुछ डिजीज हो जाए तो उसमें ज्यादा डेथ हो जाती थी। तो अब हमने क्या काम कर दिया, हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ा दिया, और हेल्थ फैसिलिटी बढ़ने से जो जितनी डेथ रेट थी
जो मतलब डेथ रेट थी उसमें क्या हो गई, कमी आई, गिरावट आई। बेटर लिविंग कंडीशन होगी, पहले लोग ऐसे ही रहते थे, ठीक है, अब बढ़िया तरह घर वर टाइल वाइल लगा के रहते हैं। लीड्स टू एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन, तो इन सब की मतलब सुविधा अच्छी होने से क्या हो गया कि पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन मतलब बढ़ गया, बहुत भयानक तरीके से बढ़ गई। एक्सप्लोजन मतलब बढ़ गई, ठीक है, विस्फोट बोलते हैं एक्सप्लोजन को। तो पढ़ क्या रहे हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। उसके बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, 1900 में 2 बिलियन थी, 1900 में 2 बिलियन थी। 1 बिलियन में कितने होते हैं बताओ, 1 बिलियन, 1000 मिलियन यानी 100 करोड़, ये तो होता है डाटा। तो 1900 के अंदर 2 बिलियन थी, बिलियन में याद रख लेना है, मिलियन में करोड़ में, ठीक है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, सबको पता था। 2000 में वो 6 बिलियन चली गई, 2011 में 7.2 बिलियन वर्ल्ड की है, याद रखना। 2022 में 7.97 बिलियन के आसपास वर्ल्ड की पॉपुलेशन जा चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से तो देखेंगे हम, उससे पहले की तो हमें पता नहीं इतनी, क्योंकि उससे पहले तो गुलामी में था ना देश। अब तो देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में। तो उस टाइम कितनी थी, 35 करोड़ यानी 350 मिलियन। तो 35 करोड़ पॉपुलेशन थी 1947 में। हम बात करें 2000 की, तो 2000 में वो चली गई 100 करोड़, 1 बिलियन। कितनी चली गई, 100 करोड़ चली गई। 2011 में कितनी हो गई वो, 1.2 बिलियन, यानी कितनी हो गई, 120 करोड़, 120 करोड़ चली गई 2011 में। 2022 में कितनी, 150 करोड़। और अब हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए ना अब हम पॉपुलेशन में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ना पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया का जो है ना एरिया बड़ा है हमारे से, ऑस्ट्रेलिया का एरिया हमारे से बहुत ज्यादा बड़ा है इंडिया से। अब पॉपुलेशन वहां मेरे ख्याल से 5 करोड़ के आसपास ना हो, 5 करोड़, और हम देख लो 150 करोड़, उससे कम एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की। रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या कारण है कि इतनी पॉपुलेशन है। डेथ रेट में कमी आई ना, फैसिलिटी अच्छी होने से। तो बताओ जब डेथ रेट में कमी आई, मृत्यु दर में जब कमी आई, तो तुम्हें पता है कि पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हो जाएगा। इंप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज, मैटरनल यानी माता, मदर की जो मोर्टिलिटी रेट है, मतलब मरने की जो रेट है, वो भी कम हो गई। पहले जब डिलीवरी के टाइम डेथ हो जाती थी बहुत, ठीक है, लेकिन अब तो हॉस्पिटल में सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। इन्फेंट बोलते हैं बच्चे को, जो न्यूबॉर्न होता है ना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में भी क्या हो गई, कमी आ गई, फैसिलिटी अच्छी होने से। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, तो ये बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव एज वाले जो पीपल है ना, उनमें क्या हो गई, संख्या बढ़ गई। तुम देखते हो कि हर साल कितनी शादी होती है सीजन में, आता है ना डाटा निकल के, और फिर देखो बच्चे भी होंगे अगले साल, ये ऐड होंगे ना पॉपुलेशन में, और डेथ रेट है नहीं इतनी। और जल्दी ही हम 200 करोड़ पे चले जाएंगे। तो प्रिवेंशन क्या है, इसको रोकथाम के क्या उपाय हैं। हमने तो देख लिया कि पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, तो उसको रोकने की क्या क्या स्ट्रेटेजी हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिवेंशन है, मतलब कैसे रोकना चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में बनाया था, बता दिया मैंने तुम्हें। RCH प्रोग्राम भी बता दिया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताई। पहले मान लो यूज ऑफ कॉन्डम लेस था, कॉन्डम का यूज ही नहीं होता था पहले। अब कॉन्डम का यूज होने के बाद बहुत सारी प्रेगनेंसी रुक जाती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। स्टेशनरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, पहले मान लो शादी है ना 15 साल में भी हो जाती थी। राजस्थान की तरफ जाओगे ना, 15 साल की पूछोगे तुम वहां से, मतलब मैंने देखा है वहां पे 15 साल की लड़की की, 16 साल की लड़की की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है वहां पे, ठीक है। 14 में भी हो जाती थी पहले, सीरियल भी आते थे, बाल विवाह ऐसे कुछ करके आते थे, ठीक है। तो पहले ना कम एज में मैरिज हो जाती थी। अब भी जो पिछड़ी बिरादरियां है ना, जो मतलब पिछड़ी जातियां हैं, तो उसमें मान लो बच्चा तो पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, कमाने लायक वो हुआ नहीं, उसकी शादी पहले करा देंगे, और डायलॉग ये बोलेंगे, लाइन ये रहेगी उनकी कि शादी के बाद सुधर जाएगा।
अब ये बताओ कि जिसकी शादी होगी वो अभी खुद तो पैरों पे खड़ा नहीं, वो साथ में जिसको लेके आएगा उसका पेट कहाँ से भरेगा वो, और वो सुधरेगा क्या बताओ? शादी के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, वो सुधर जाएगा। ठीक है, तो कुछ जगह ये मानते हैं कि पहले जो बच्चा है वो कामयाब हो जाए उसके बाद शादी कर देंगे, और कुछ जगह होता है कि पहले शादी कर दो फिर कामयाब हो जाएगा। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं सबकी। तो पहले मान लो मैरिज की जो एज थी ना, लड़की की 18 थी और लड़के की 21 थी। ठीक है, पहले इससे भी कम होगी क्या पता, लेकिन अब ये भी बढ़ा दी, शायद लड़की की तो 21 कर दिया और लड़के की 24 कर दिया। ठीक है, वही 28-30 अगर पढ़ रहे हो ना सही जगह से तो 28-30 तो आम हो रही है अब एज। ठीक है, 30 तो चली जाती है। ठीक है, अगर सही पढ़ रहे हो, कुछ मतलब कोई जॉब वॉब साइड सेटल होने में लग जाता है इतना टाइम। ठीक है, डबल इनकम नो किड, तो ये प्लान अपनाया कि डबल इनकम होगी जिसका एक भी बच्चा नहीं होगा। तो इस इनकम पाने के चक्कर में वो करते ही नहीं थे बच्चे, रोकथाम कर रहे हैं ना हम तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हमने मेट्रो और अर्बन सिटीज में लगाया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ना ये, अब ये मेथड देखना है हमें कि कौन कौन सा। अब हमने ये देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है और उसको कैसे रोका जा सकता है। अब अगला टॉपिक आता है तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जहां से क्वेश्चन आता है नीट में। फर्स्ट है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल मेथड। नाम में ही क्या है इसके? नेचुरल। तो बताओ बाहर से किसी चीज का हम यूज करेंगे क्या? हमें क्या करना? प्रेगनेंसी रोकनी है। मेन काम तो यही ना। अब हम प्रेगनेंसी रोकेंगे इन सारे तरीकों से। पहला देखो नेचुरल मेथड, पीरियडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, पीरियडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमिनेरिया, हायर चांस टू फेलियर। इन सब के जो 3 बताए गए हैं इनके फेल होने के चांस बहुत रहते हैं। अब ये तीनों होते क्या है वो देख लो, एक एक करके समझाया गया है। ये 3 है ना, नेचुरल में कौन कौन से आते हैं? पीरियडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमिनेरिया। ठीक है ना भाई, ये 3 आते हैं लेकिन इनके फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये होते क्या है 3, अब इनको समझो। पहला देखो कौन सा है? पीरियडिक एब्स्टिनेंस, अवॉइडिंग कोपुलेशन ड्यूरिंग अनसेफ पीरियड, फर्टाइल पीरियड 10 से 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझो क्या चीज है। हमने अभी पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग आती है, 14 डेज में जाके है ना ओव्यूलेशन होता है, जब ओवम रिलीज होता है ना। 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद डीजनरेट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो। ये हम पिछले चैप्टर में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बताया था तुम्हें कि 14 डेज को क्या सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, बाहर आता है। अगर वो सेकेंडरी oocyte एम्प्यूला वाले रीजन पर चला जाए, इधर से स्पर्म आ जाए तो दोनों जाके मिल जाए तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। वरना 2-3 दिन बाद तो खत्म ही हो जाता है, वो सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाता है अपने आप। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे हो सकती है 2-4 दिन, तो हमने 10 से लेके ना 17वां दिन मान लिया कि इस दिन क्या करो, इस दिन कोपुलेशन ना करो। ठीक है, इस दिन अगर सेक्स नहीं करते हैं तो स्पर्म जा नहीं पाएगा, ओवम जो रिलीज हुआ है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, वो डीजनरेट हो जाएगा। मान लो किसी के पीरियड आगे हो गए, पीछे हो गए, इसीलिए हमने 10 से 17 दिन मान लिए। ठीक है, तो अगर इस दिन नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा? स्पर्म नहीं जा पाएगा एम्प्यूलर रीजन पर, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। जब सेकेंडरी oocyte होगा ही नहीं फीमेल के अंदर, सेकेंडरी oocyte होगा ही नहीं, उसके बाद 17 से बाद कर लो और 10 से पहले कर लो, उसमें क्या हो, अंदर सेकेंडरी oocyte ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के चांस क्या हो जाएंगे? कम। तो अनसेफ क्यों बताया गया इसको? क्या पता उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 5-10 दिन आगे पीछे चली गई हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, तो इसीलिए फेल होने के चांस बताए गए हैं इसके लिए। ठीक है, तो पहला तो पता लग गया पीरियडिक एब्स्टिनेंस, नाम में ही है इसके, पीरियड का मतलब टाइम। ठीक है, एब्स्टिनेंस। आगे आता है विड्रॉल मेथड, जिसको हम कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। विड्रॉल मेथड समझो क्या है? विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मैंने बताया था 2 वर्ड तुम्हें, इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है सीमेन का बाहर निकलना, इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाना, यानी वजाइना के अंदर जाना। तो जैसे ही मान लो कोइटस चल रहा है, तो जब सीमेन निकल रहा होता है उस टाइम को पेनिस से क्या कर दो, पेनिस को बाहर निकाल दो वजाइना से, तो सीमेन अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इंसेमिनेशन होने से बचो, इजैकुलेशन हो जाएगा।
इंसेमिनेशन तो होगा नहीं, इजैकुलेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बचा जा सकता है प्रेगनेंसी से, लेकिन फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं, मतलब फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं इसके भी। ठीक है, अगला आता है लैक्टेशनल एमिनेरिया। तो जैसे मान लो कि किसी के ना किसी को बेबी हुआ है, नया न्यूबॉर्न हुआ है कोई, तो जब तक वो उसको है ना, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जब तक कि वो दूध पिलाती है ना 6 महीने तक, तो तब तक सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होता है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आती नहीं जब तक, तो जब तक के सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा तो तब तक हम अगर कोपुलेशन करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि अंदर सेकेंडरी oocyte ही नहीं है उसके, तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसके भी फेल होने के चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, किसी के पहले भी आ जाता है, ठीक है, पहले भी रिलीज हो सकता है। तो देखो इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ तक क्या है, वैलिड है। प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, LH कम होता है, तो नो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इस वजह से भाई ब्रेस्ट फीडिंग करानी ना, तो प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है प्रोलैक्टिन, क्योंकि बच्चे को तो मिल्क चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग जब करा रहा है, तो प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की वजह से LH कम हो जाता है, और LH अगर कम होगा ना तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा। सेकेंडरी oocyte को बाहर LH ही तो निकलवाता था। हो गया, बताओ नेचुरल मेथड आगे समझ में। इसमें बताओ बाहर से किसी चीज का हमने यूज करा है क्या, तो ये सारे क्या है, नेचुरल मेथड है। सेकंड आता है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब होता है रास्ता बंद कर दो। बैरियर उसी को तो बोलते हैं कि बैरियर लगा दिए, जैसे कहीं रोड बंद हो तो बैरियर लगा दो, तो रास्ता बंद करने को बैरियर बोलते हैं। तो देखो बैरियर का सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉन्डोम्स, जो मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है। मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट, तो किसका बना होता है, लेटेक्स का बना हुआ होता है। कॉन्डम बना हुआ होता है ना, वो लेटेक्स का बना हुआ होता है, जो प्लांट से निकाला जाता है, लेटेक्स का। यूज्ड टू कवर पेनिस एंड इजैकुलेटेड सीमेन रिमेन्स इन कॉन्डम, तो ये बोल रहा है कि जब सीमेन निकलता है ना तो कॉन्डम में ही रह जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा ही नहीं पाता हो, बैरियर ही तो कर रहा हो। ठीक है, नोट एंटर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल का भी कॉन्डम आता है, उसको दोनों साइड से खुला हुआ होता है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। ठीक है, और क्या होता है बैरियर मेथड का, ये तो पता लग गया, कॉन्डम सबसे अच्छा एग्जांपल। डायफ्राम्स होती है, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, तो ये तीनों तुम्हें याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि डायफ्राम क्या है, कौन सा मेथड है, तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, इनके डायग्राम देखना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तो नहीं है, गूगल से देखना इनके डायग्राम की कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो मुझे डायग्राम देख के बताएंगे। तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स और कॉन्डम तो तुम्हारे याद रहेगा बैरियर मेथड से। तो यूज टू कवर, सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, वजाइना के बाद सर्विक्स आती है ना। ठीक है, तो सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, कवर करने की वजह से क्या हो जाएगा, स्पर्म या सीमेन अंदर नहीं जा पाएगा। देखो ये फीमेल कॉन्डम है और ये मेल कॉन्डम है। फीमेल कॉन्डम दोनों साइड से क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं तो देखना तुम किस तरह से यूज करते हैं ये वाला। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल का मतलब जो मुंह से दवाई लेने, मुंह से लेने वाली दवाइयां जो प्रेगनेंसी को रोकती है। ठीक है, हम वही तो चीजें पढ़ रहे हैं जो प्रेगनेंसी को रोक रही हैं चीजों को। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें फर्स्ट आता है डेली ले जाने वाली पिल, ऐसी पिल जो डेली ली जाती है और प्रेगनेंसी के चांस को कम करती है। कौन सी, माला डी और माला एन, याद रहेगी बताओ। ठीक है, एक लड़की है माला, एन और डी, ऐसे याद रख लो, बस याद रखने का तरीका होता है माला एन और माला डी। ठीक है, उसके बाद वीक में ली जाने वाली पील होती है सहेली। सहेली को सबको पता है, लखनऊ में बनाई गई थी सहेली। ठीक है, जब काउंसलिंग के लिए जाओगे देखना वहां पे मिलेगा तुम्हें। ये रही माला एन और माला डी, कुछ इस तरीके से आती है। ये रही सहेली की मैं बात करूं, वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पील है, फीमेल्स लिख रहा है ना वहां पे, फीमेल्स कर लेना इसको। डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, देखना तुम जब जाओगे लखनऊ। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टेरॉइडल होती है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन स्टेरॉइडल कौन सी है, तो सहेली। ट्रीटमेंट फॉर डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, तो यूट्राइन ब्लीडिंग के डिस्फंक्शन को के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज की जाती है सहेली, कुछ इस तरह की आती है। अब आती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ओरल वाली हो गई, ओरल वाली 3 बताई मैंने तुम्हें, कौन कौन सी, माला एन, माला डी जो डेली ली जाएगी, और वीक में जो ली जाएगी वो कौन सी होगी, सहेली। बताओ इतना क्लियर हो गया तुम्हारा।
अब आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसी डिवाइसेस जो कहाँ पे लगाई जाएगी, यूट्रस में लगाई जाएगी। फीमेल के पास जो यूट्रस होता है जहां पे कंसीव होती है प्रेगनेंसी, वहां पर जो डिवाइस लगाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। जैसे आईयूडीज, आईयूडीज कौन कौन सी होती हैं आईयूडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, बताओ तीनों याद रहेगी क्या, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म की मोटिलिटी को ना, गतिशीलता को, उनकी चलने को कम करती है, सप्रेस करती है, यूट्रस में लगाई जाती है। यूट्रस वाली तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईडी, दूसरी आईडी कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग आईडी, जो किसका रिलीज करती है, हार्मोन का, ठीक है। जैसे LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। LNG कैसे याद रखोगे बताओ, बताओ। देखो मैं एक तरीका बताता हूं तुम्हें याद रखने का, ऐसे याद रख लो, LNG से लंगड़ा, मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूं याद रखने का। प्रोजेस्टासर्ट से क्या याद रखोगे, है भाई, लंगड़ा है कोई, इसमें प्रोग्रेस हो रही है, ऐसे याद रख लो, मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। क्यों प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि उसके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो, रखने का तरीका बता रहा हूं। तो हार्मोन रिलीज करने वाली आईडी कौन सी है, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। मेक यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तो यूट्रस को अनसुइटेबल बनाती है कि वो इम्प्लांटेशन ना कर पाए। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ट्रोफोब्लास्ट यानी ब्लास्टोसिस्ट जाकर एंडोमेट्रियम में इम्बैंड हो जाता है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको रोकता है इम्प्लांट करने के लिए, क्योंकि हार्मोन रिलीज करता रहेगा, तो वो इतनी पतली कर देगा एंडोमेट्रियम को, इतनी पतली हो जाएगी वो एंडोमेट्रियम कि उसको जो ब्लास्टोसिस्ट जा रहा है ना वहां पे, उसको वो पकड़ ही नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा पतली कर देगा। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, ठीक है, ये होती है लिपेस लूप, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, लिपेस लूप, बस ये तीन याद रखनी है तुम्हें किसके अंदर, इंटर यूट्राइन डिवाइसेस के अंदर। स्टूल पे बैठ जाओ सानू जरा, ठीक है। किस तरह बनाई जाती है, हार्मोन वाली एरी इस तरह की होती है, हार्मोन वाली, कॉपर वाली ये वाली होती है, ठीक है। इस तरह लगाई गई है, लगा के भी दिखा रखी है, दिख रही है सबको, इस तरह लगाई जाती है। तो तुम्हें पता है यहाँ पे होता है जाके फर्टिलाइजेशन, तो ये यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा इसको। अब देखो इम्प्लांट्स, अगला मेथड कौन सा है, इम्प्लांट्स। इंजेक्शन होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन, या तो खाली प्रोजेस्टेरोन होगा, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, या तो खाली प्रोजेस्टेरोन होगा उस इंजेक्शन के अंदर, या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा जो इंजेक्शन हम देंगे इम्प्लांट्स में। 10 साल तक के वैलिड है। इम्प्लांट अंडर स्किन, स्किन के अंदर लगाया जाता है इस तरह, ठीक है। अब सर्जिकल मेथड, लास्ट मेथड है, प्रेगनेंसी रोक रहे हैं। सर्जिकल में दो ही आता है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूब किसके अंदर होती है, फेलोपियन ट्यूब वर्ड पड़ा है, फीमेल के अंदर होती है, मेल के, फीमेल के अंदर। तो ट्यूबेक्टोमी किसकी होगी, मेल की, फीमेल की, फीमेल की, ट्यूब से याद रह जाएगा। और वेसेक्टोमी फिर किस में हो जाएगी, वैसा वर्ड, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया, समझ गए। वैस वर्ड कहाँ पे आता है, मेल के अंदर। तो वेसेक्टोमी किसके अंदर होगी, मेल के अंदर। तो वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी बहुत परमानेंट कॉन्ट्रसेप्शन है, परमानेंट इलाज है। देखो वास्ट डिफरेंस को काट दिया, वेसेक्टोमी, ट्यूब को काट दिया, फिलामेंट ट्यूब को, तो ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो दोनों हमारे समझ में आ गए है भाई, क्या भाई ना। जब रास्ता ही बंद हो गया, देखो अगर मान लो स्पर्म आ रहा है तो रास्ता बंद कर दिया, ओवम आ रहा है रास्ता ही बंद है, फर्टिलाइजेशन को कोई चांस नहीं। इनको है ना वापस लाने के, जिसने एक बार ये करा ली ना, तो वापस लाना, वापस नॉर्मली बनाना उसको, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और बहुत खर्च वाला भी है मेथड ही। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये बोला मेडिकली कैसे टर्मिनेट किया जाए प्रेगनेंसी को, मतलब खत्म किया जाए। मान लो कोई प्रेग्नेंट है, उसको हमें खत्म करना मेडिकली, ठीक है। जैसे करवाते हैं ना कि भाई बोलते हैं कि बच्चा गिरा दिया, डॉक्टर ने बोटॉक्स पता लगा ना, ज्यादातर जो फैला हुआ है वो किस वजह से, कि भाई अंदर फीमेल है, लड़के के अंदर लड़की है, लड़की हमें चाहिए नहीं, तो हमने क्या काम कर दिया, इसको टर्मिनेट करा दिया, ठीक है। अबॉर्शन वगैरह बोल देते हैं जिसको। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, या इंड्यूस एबॉर्शन, ठीक है। एक साल में कितनी कराई जाती है, तो 45 से 50 मिलियन, ठीक है भाई, 45 से 50 मिलियन एमटीपी कराई जाती है एक साल में। जितनी भी प्रेगनेंसी होती है ना, उसकी 1/5 क्या होती है,
एमटीपी कराई जाती है। कंसीव मतलब जितनी कंसीव कर लिया ना प्रेगनेंसी, मतलब 5 प्रेगनेंसी हुई तो 5 में से एक क्या कर लिया जाता है, एमटीपी कराई जाती है, मेडिकली टर्मिनेट किया जाता है। हालांकि ये नहीं कि भाई ये लड़की है और खत्म कर दिया, ये भी हो सकता है अंडर डिफॉर्मिटी हो, डिफॉर्मिटी का मतलब अंदर बच्चा सही ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि माँ को खतरा हो या बच्चे को खतरा हो, तब भी करा सकते हैं। ठीक है, तब कराएंगे तो लीगल है, नहीं इलीगल है वो। अगर तुम ये पता करके कराना ना कि अंदर फीमेल है, हमें लड़की नहीं चाहिए, तो वो इलीगल है। और अगर हमने देखा कि अंदर कोई सा है ना, मान लो डिसऑर्डर है, उसको कोई सी बीमारी है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है कोई सा, ठीक है, सिंड्रोम है कोई सा, क्लाइनफेल्टर है, टर्नर सिंड्रोम है, कोई सी बीमारी है जो जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। या फिर एक को खतरा हो, किसी को, माँ को या बच्चे को खतरा हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। लीगलाइज्ड कर दी गई थी 1971, कर लेना, गलत लिखा हुआ है। तो 1971 में इलीगल कर दी गई थी, लेकिन कुछ बाउंडेशन लगाई थी, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वाई, टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, क्यों कराई जाती है एमटीपी, वाई पूछ रहा ना, क्यों कराई जाती है भाई एमटीपी, टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए। मान लो कोई नहीं चाहता प्रेगनेंसी और वो प्रेग्नेंट हो गई, मान लो कोई सा मेथड फेल हो गया जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो उसको मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए कराई जाती है एमटीपी। नेसेसरी इफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फीटल एदर टू द मदर और टू बी फिटस और बोथ। क्या बोल रहा है कि या तो खतरा हो मेल को, मतलब माता को, या खतरा हो बच्चे को, या फिर दोनों को खतरा हो, तब करा सकते हैं एमटीपी, इसीलिए कराई जाती है एमटीपी। इलीगल कब है, जब हमें पता लगे ना अंदर मेल है फीमेल है, उसके लिए करा रहे हो, मान लो फीमेल चाहिए नहीं हमें, तो तब कराने हो, तब इलीगल है। प्रिवेंशन रोकथाम, सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जब एमटीपी करा रहे हो ना तुम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है करानी। कितने ट्राइमेस्टर होते हैं टोटल, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 1 से लेके 3वां महीना जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, फिर 4 से लेके 6 तक सेकंड का, 7 से लेके 9 का थर्ड ट्राइमेस्टर का। तो जब सेफ होती है, जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराते हैं एमटीपी, सेकंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की होती है। ये भी बोला गया है कि कीमो वगैरह से करा लेते हैं ना एमटीपी, तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, तो कौन करते हैं एमटीपी, क्वालिफाइड डॉक्टर करते हैं। ये नहीं कि चले गए बाबा चूरन वूरन वाले के पास और करवा दी कि भाई पकड़ के देगा उसने कि भाई हटा दो बच्चा बेकार है, देख के उसे कर दिया उसने, तो वहां बहुत ज्यादा रिस्की है, कुछ ना कुछ नुकसान ही कर देगा वो। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, अब एमनियोसेंटेसिस क्या है समझो। मान लो ये है यूट्रस, ये क्या है अंदर फीटस, ये रहा यूट्रस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, जिसमें बच्चा तैर रहा है फ्लूइड, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के ना हम सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि मेल है वो फीमेल है, इसी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सिंड्रोम है, कौन सी जेनेटिक बीमारी है। तो अगर हम मेल और फीमेल का पता करवा रहे हैं ना इसे निकलवा कर, तो वो क्या है हमारा इलीगल है, तो उसका मिसयूज भी होता है। ठीक है भाई, तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, सेकंड में रिस्की है, क्वालिफाइड डॉक्टर करते हैं और मिसयूज करते हैं एमनियोसेंटेसिस का। उसके बाद एमनियोसेंटेसिस क्या है, मैंने अभी बताया तुम्हें। एमनियोटिक फ्लूइड of developing fetus is it taken out to analyze the fetal cells and dissolved substance। तो हमने इस इंजेक्शन से क्या निकाला, वहां से फ्लूइड निकाला और उसको क्या कर दिया हमने, टेस्ट कर लिया उसका पूरा, ठीक है, एनालाइज करा उसमें। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या करते हैं उससे टेस्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करते हैं कि कौन सी बीमारी है, सच एज डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर अगले चैप्टर में पढ़ोगे तुम। डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस, तो सर्वाइवेबिलिटी किसकी, फीटस की, वो भी पता करते हैं मुझसे कि सर्वाइव कर रहा है फीटस या नहीं कर रहा है। मान लो अंदर मर गया फीटस है, अंदर वो एम्ब्रियो है फीटस है, वो क्या हो गया, डेड हो चुका अंदर, तो वो भी पता कर लेते हैं इससे। मिसयूज क्या है एमनियोसेंटेसिस के, तो भी बताया मैंने तुम्हें मिसयूज कैसे करते हैं।
सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब मेल फीमेल का पता करते हैं। मिसयूज ही तो कर रहे हैं, क्यों पता कर रहे हैं भाई मेल फीमेल का, कुछ भी हो, ठीक है। डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ, तो क्या करते हैं हम, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ, ठीक है। तो हम बच्चे का सेक्स पता करते हैं कि वो मेल है फीमेल है। लीड्स टू फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। और फीमेल का क्या काम, फिटिसाइड का मतलब क्या है, लीड्स टू फीमेल, मतलब इन सब करने से क्या होता है कि जो अंदर बच्चा है ना फीमेल, अगर वो फीमेल है तो वो फिटिसाइड का मतलब उसको मार देते हैं, समझ रहे, हाँ ठीक है। उसको एमनिसेंटिस का मिसयूज बोलते हैं। देखो ये सब मैंने बताया था, अभी यही सब है ना, अभी तो बताया कि इंजेक्शन डालते हैं, फ्लूइड निकाल लेंगे, इसको एमनिसेंटिस बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालना, गेट पूरा मिला दिए, ठीक है भाई। उसके बाद द एमटीपी एक्ट 1971, देखो यहाँ सही लिखा हुआ है, एंड द एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट्स 2021, तो दो एक्ट थे, एक 1971 में लगाया गया एक्ट और एक 2021 में। क्या अंतर है दोनों में, देखो। इंडिकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की मैं बात करूं, 1971 की मैं बात करूं, ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन, तो किस पे अप्लाइड करा जाता था, सिर्फ और सिर्फ 1971 में किसके लिए अप्लाइड थे, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गई और फेल होने से प्रेगनेंसी हो गई, अनवांटेड प्रेगनेंसी है। कोई जितने भी हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े हैं सारे, बैरियर मेथड, आईयूडी, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, मान लो फेल हो गई तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो ये मैरिड वुमेन के लिए अप्लाई था पहले 1971 में। अब किसके लिए अप्लाइड है, अनमैरिड वुमेन के लिए अप्लाई है, ठीक है। मान लो अनमैरिड में कैसे, मान लो रेप हो गया किसी का, तो अनवांटेड ही है ना प्रेगनेंसी, है भाई, अनवांटेड प्रेगनेंसी है। या मेल और फीमेल मान लो 18-21 से ऊपर है, ठीक है, मतलब बालिग बोलते हैं ना उसको, एडल्ट है, ठीक है। तो एडल्ट में कैसे भी रहे, अब तो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। फिर उसके बाद आता है जेस्टेशनल एज लिमिट। गेस्टेशनल एज लिमिट की मैं बात करूं, पहले 1971 में ये बोला गया था कि 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशन, 20 हफ्ते तक देखते थे सारे के सारे इंडिकेशन कि क्या क्या कमी है वगैरह वगैरह होती थी, उसको ठीक कर देते थे, ठीक है। मतलब फिटस बेकार है, अगर 20 वीक से पहले पता लग गया मैं तो उसको निकाल लेंगे हम फिटस को, मान लो मर गया है, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2021 में 24 वीक तक क्या कर दिया, और किसके लिए, रेप सर्वाइवर्स, और बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सस्टेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी। अगर 24 सप्ताह तक है तो रेप वाले को देखेंगे, मान लो रेप हुआ है किसी का, 24 सप्ताह के बाद एमटीपी करा रहा है वो, तो करा सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो 1971 में 20 वीक तक ऑल का था सबका, चाहे कुछ भी हो। यहाँ 24 वीक्स तक तो रेप वालों का, और 24 वीक से बाद वाला किसके लिए, फीटल एबनॉर्मलिटी। अगर हमें बाद में पता लग रहा है ना, 24 हफ्तों के बाद पता लग रहा है कि फीटल में एबनॉर्मलिटी है, कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत है फीटस में, तो हम एमटीपी करा सकते हैं। कौन करता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर। कौन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, और वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसा भी ऐसा नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी हो, ठीक है। तो एक आरएमपी की जरूरत होती थी, आरएमपी वही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। 12 हफ्ते तक अगर प्रेगनेंसी है तो सिर्फ एक आरएमपी की जरूरत है, अगर 20 तक है तो 2 आरएमपी होने चाहिए, 2 डॉक्टर होने चाहिए। 2021 में क्या बोला हमने, एक आरएमपी 20 हफ्ते तक कर दिया, 20 से 24 तक के 2 आरएमपी, ठीक है। और अगर 24 के बाद है ना तो मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। मेडिकल बोर्ड होगा ना, पूरा कमेटी होगी मेडिकल वाले की, उनका अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट में भेजेंगे, वहां थोड़ा तुम्हारा घुमाएंगे इधर उधर, साइन वाइन करवाएंगे, सारी चीजें जांच वाँच के, तो पूरी टीम होगी इसकी, तो उनका अप्रूवल चाहिए होगा तुम्हें, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्स से फैलती हैं, सेक्स के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। रुक गई क्या वीडियो। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की मैं बात करूं, जिनको एसटीडीज बोलते हैं, तो उनको वेनरल डिजीज भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन से फैल रहा है। जैसे 2 हैं बैक्टीरियल, जो किसकी वजह से फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से, जैसे गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। ये होते हैं हमारे बैक्टीरियल डिसऑर्डर, गोनोरिया भी और सिफिलिस भी,
समझ रहे ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो सेक्स के थ्रू फैलती है। ठीक है, ये इसकी स्टेज है, इनको तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ सकते हो कि मेन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, फीमेल में क्या आते हैं, गोनोरिया में, सिफिलिस में क्या क्या आते हैं। उसके बाद वायरल, वायरल कौन सी होती है, तो 3 H याद रखने हैं तुम्हें, HHH, ट्रिपल H, WWE वाला नहीं, ट्रिपल H याद रखने का तरीका, WWE में है ना ट्रिपल H है, तो HHH से याद रख सकते हो तुम वायरल, वायरल वाली डिजीज। H से पहला क्या, हर्पीज, वायरल वाला हर्पीज, वायरल पढ़ रहे हैं, हेपेटाइटिस बी और HIV। ठीक है, तो ये वायरल डिजीज है, वायरल एसटीडी है। क्या सिम्टम्स आते हैं, तो ये सब सिम्टम्स आते हैं, देख सकते हो तुम। ठीक है, मतलब रेडनेस मिलती है वहां पे, ठीक है, जिसको हम वैसे ले लेते हैं। ठीक है, कैसे फैलता है, हाउ समवन कैन गेट हेपेटाइटिस बी, तो ब्लड से फैल सकता है, ये सारा पता है। तुम्हें नीडल लग गई, उस तरह लग गया, किसी का शेविंग करवाते हो तुमने वो नहीं कराया, उसको सैनिटाइज नहीं करवाया, ब्लेड नहीं बदलवाया, और किसी के इन्फेक्टेड का लगा हुआ है पहले ही वो। ठीक है, फ्लूइड के फ्लूइड कॉन्टेक्ट मारने से फैलता है। ठीक है, तो और डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेक्सुअल फ्लूइड से भी फैल सकता है। जब भी फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा ना, तभी जाके तुम्हें क्या होगा, हेपेटाइटिस बी या HIV वगैरह सारे किसी से फैलते हैं, जब डायरेक्ट फ्लूइड से फ्लूइड कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या हो सकता है, फैल सकता है। HIV एड्स इज ट्रांसमिटेड, तो सब पता है तुम्हें। ड्रग्स लेते ना कि इंजेक्शन से, मान लो 4-5 ग्रुप वाले बेटा सारे ड्रग्स लेने वाले हैं, तो एक इंजेक्शन से सारे मार लेते हैं। एक को भी HIV हो तो सबको हो जाएगा HIV। ठीक है, प्रेगनेंसी से भी फैल सकता है, मान लो अगर फीमेल को HIV है तो वहां से ब्लड के थ्रू आ सकता है, लिक्विड के थ्रू आ सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। फंगस वाला सिर्फ एक ही है, क्लेमाइडियसिस। तो बैक्टीरियल वाला कौन सा था, गोनोरिया और सिफिलिस। वायरल वाला 3H और फंगस वाला क्लेमाइडियसिस। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं, देख सकते हो, ये आएगा नहीं सिलेबस में, ये तुम्हारी मर्जी है। आगे ये आएगा, सिम्टम्स क्या होते हैं एसटीडी के, तो इचिंग होती है वहां पे, जेनाइटल ऑर्गन्स जो है तुम्हारे वहां पे इचिंग होगी, खुजली होगी वहां पे। फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा बिना बात ही। ठीक है, वजाइना से कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, पेनिस से डिस्चार्ज हो सकता है, थोड़ा पेन भी मिलेगा वहां पे, स्वेलिंग भी होगी। और सब ने तुमने फंगस इन्फेक्शन में सबने फील करा होगा ये सब। ठीक है, जब भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होगी। ठीक है, PID होगी किसी को। एसटीडी कैन कोज, ठीक है, किसी को अगर ये बीमारी है ना तो उससे क्या हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी है ना, उसमें उसका एबॉर्शन भी हो सकता है अगर ये बीमारी है किसी को। हाँ, डेथ हो सकती है बर्थ से पहले ही बच्चे की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी यूट्रस में लग रही है, कहीं और लग जाएगी जाके, ओवरी में लग गई, फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, वहां पर तो ग्रो नहीं कर पाएगी वो, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझ बोलते हैं जिसको, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है उसके अंदर। प्रिवेंशन क्या है इसकी, तो वो ये है कि कैसे कैसे रोकथाम होनी चाहिए। अवॉइड सेक्सुअल प्रैक्टिस विद अननाउन और मल्टीपल पार्टनर्स, तो बोला कि बहुत सारों के साथ और अननाउन के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, कॉन्डोम का यूज करना चाहिए। तीसरा, इन केस ऑफ एनी डाउट्स विजिट क्वालिफाइड डॉक्टर। छोटा सा भी अगर जो मैंने तुम्हें सिम्टम्स बताए ना, ये अगर तुम्हें दिखे तो सीधे के सीधे किसके पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। नॉन क्यूरेबल एसटीडी 3H नॉन क्यूरेबल है, 3H नॉन क्यूरेबल है, वही वायरल वाले। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीज। रीजंस क्यों होते हैं, क्या रीजन है, तो वही अभी बताया तुम्हें, निडल की शेयरिंग कर ली, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया, मदर से फीटस। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है नहीं कि तुम खून देना बंद कर दो कहीं जाके, अबे इन्फेक्टेड अगर उसने नई चीजें यूज ना करी, सुई भी नहीं बदली उसने, ठीक है, ये बिना जांच हुआ खून तुमने चढ़वा लिया, तो ये सारी चीजें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ इमरजेंसी पिल्स, इनफर्टिलिटी सबको पता है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो ये बोला है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। उसी को तो बोलेंगे कि कितना भी सेक्स कर लो अनप्रोटेक्टेड, जब भी जाके प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे। रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, फिजिकल हो सकता है, फिजिकली कोई कमजोरी हो, कंजेनाइटल डिजीज हो, ड्रग्स लेता हो, इम्यूनिटी वीक हो, ठीक है, साइको हो, समझ रहे ना, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ट्रीटमेंट क्या है, ART प्रोग्राम्स जो महंगे हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं कौन कौन से।
दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इनको ART बोला गया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। दो तरह के होते हैं, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो और इन विवो, याद रखने का तरीका बताता हूं। इन विवो तो होता है अंदर, अंदर के अंदर ही, और विट्रो का मतलब होता है बाहर ले जाकर। ठीक है, तो बताओ फोन कौन सा यूज करते हो, वीवो का या विट्रो का? हमारे अंदर कौन सा है, मतलब याद रखने का तरीका बताऊं, हमारे इंडिया में कौन सा यूज होता है फोन? वीवो का। विट्रो का थोड़ा ये तो होता है, तो अंदर कौन सा हो रहा है? वीवो। अंदर से याद रख लियो वीवो, और विट्रो का थोड़ा ही ना होता है फोन यूज। ठीक है, तो इन विट्रो यानी बाहर ले जाकर, बाहर ले जाकर ट्यूब व्यूब में करवा रहे हैं हम, जो भी करवा रहे हैं अभी देखेंगे। ठीक है, ट्यूब में प्रेगनेंसी मतलब वही फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, और इन विवो मतलब बॉडी के अंदर ही करवा रहे हैं। बॉडी के अंदर कैसे? मान लो फीमेल है, फीमेल सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो किसी और का सेकेंडरी oocyte दे दो उसको। ठीक है, स्पर्म तो बना पा रहा है ना ह्यूमन, जो उसका हस्बैंड है वो स्पर्म तो सही बना पा रहा है, लेकिन वो सेकेंडरी oocyte नहीं बना पा रही। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, उसको सेकेंडरी oocyte दे देंगे एक, उसका स्पर्म जाएगा जब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। शरीर के अंदर ही तो हो रहा, ये ऐसी चीज हो रही है, मेल स्पर्म नहीं बना पा रहा सही तरीके से, थोड़ा सा स्पर्म बना पा रहा है, या फिर मोटिलिटी कम है उसकी, तो हम क्या काम करेंगे, उस फीमेल के अंदर ही स्पर्म अननाउन लेके, ठीक है, तो हम ट्रांसफर कर देंगे। तो बॉडी के अंदर हो रही है सारी चीजें, तो इन विवो। और जब दोनों, एक का ओवम लो, एक का स्पर्म लो, बाहर ट्यूब व्यूब में जाके हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, उसको इन विट्रो बोलेंगे। देखेंगे अभी सब एक एक करके। सबसे पहला आता है इन विट्रो, बाहर या अंदर? बाहर। तो पहला आता है ZIFT, IUT, ET। ठीक है, तो फर्स्ट आता है जिफ्ट, ZIFT। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को कहां पे ट्रांसफर करना? फेलोपियन ट्यूब में। किसको करना? जाइगोट को। जाइगोट क्या होता है? जब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, जब जाके जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन तो बाहर करवा लिया ना हमने बॉडी के, इनविट्रो है प्रोसेस, बाहर करवा के उस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में भेज दो। अब वो आगे अगले स्टेज से चला जाएगा, 2 सेल से, 4 से, 8 से, 16 से, वही वाली कंडीशन बन जाएगी फिर आगे। तो ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल, और 8 सेल तक का होना चाहिए, 8 सेल स्टेज तक का होना चाहिए, उसको हम फेलोपियन ट्यूब में भेजेंगे। 8 से ज्यादा है तो उसको यूट्रस में भेजेंगे। ठीक है भाई, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज आती है, 4 आती है, 8 सेल स्टेज आती है। तो 8 सेल तक की स्टेज है तो फेलोपियन ट्यूब में भेज दो, 8 के बाद ये तो यूट्रस को। तो इसीलिए अगला पॉइंट है तुम्हारा IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन मोर देन 8 सेल स्टेज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कहां पे भेज रहे हैं इसको? यूट्रस में भेज रहे हैं। 8 से कम सेल का है तो जाए उसमें फेलोपियन ट्यूब में, 8 से ज्यादा आएगा तो यूट्रस में। ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब हमने एम्ब्रियो बना लिया, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दो। एम्ब्रियो तो और बड़ा होगा ना उनसे, जितना बड़ा होगा उतना यूट्रस की तरफ जाता है ना भाई, वो फर्टिलाइजेशन होगा एम्प्यूला पे, चलता 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 तो यूट्रस की तरफ आएगा। तो अब तो एम्ब्रियो बन गया पूरा ही, तो एम्ब्रियो को तो कहां भेजेंगे? यूट्रस में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं इनको। बाहर तो फर्टिलाइजेशन करवाया था हमने, फर्टिलाइजेशन तो बाहर ही करवाया था ना, दोनों को, मेल और फीमेल को मिलवाया था, हो गया, फिर अंदर भेजा है उसको। इन विवो अब फर्टिलाइजेशन अंदर ही कराएंगे बॉडी की। पहला आता है GIFT, जी का मतलब है यहाँ पे गैमेट। ठीक है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट को कहां पे भेज दो? फेलोपियन ट्यूब में। मान लो फीमेल का गैमेट नहीं है, फीमेल को एक गैमेट दे दो किसी और फीमेल का लेके, उसके एम्प्यूला वाले रीजन में डाल दो, फेलोपियन ट्यूब में डाल दो, स्पर्म आएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होना ना फर्टिलाइजेशन, तो इन विवो। सेकेंडरी oocyte इज ए ट्रांसफर्ड इनटू ए फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो उसको बोलेंगे GIFT। फिर आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। वर्ड पे जाओ, इंट्रासाइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन लगा दो। डायरेक्टली इंजेक्टेड स्पर्म इनटू सेकेंडरी oocyte। स्पर्म इतना कमजोर है कि वो वहां नहीं जा सकता, फीमेल वाले सेकेंडरी oocyte के पास, तो हम डायरेक्टली इंजेक्शन से कहां पे भेज देंगे स्पर्म को? सेकेंडरी oocyte के अंदर ही भेज देंगे, जोना पेलिसिडा पार करवा के कि लो जाओ अंदर ही। तो डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू सेकेंडरी oocyte इफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट। जो स्पर्म इतना कमजोर है ना, उसका एक्रोसोम उसको जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ICSI। ठीक है भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लास्ट है तुम्हारा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन इज इंसेमिनेटेड आर्टिफिशियली इफ मेल इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट। अगर मेल इंसेमिनेट नहीं कर सकता है तो हम सीमेन लेंगे किसी और का, डोनर का, और हम फीमेल के पास भेज देंगे। तो चैप्टर हो गया तुम्हारा ओवर।
ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, रोक दे भाई से, PDF में तो